था। तो पहले क्या होता था कि ब्रांच के जो टेलर थे, टेलर को हम लोग फ्रंट ऑफिस भी बोलते हैं, आपको पता होगा, टेलर को हम लोग फ्रंट ऑफिस भी बोलते हैं। तो ब्रांच के जो टेलर थे वो हर शाम 3 घंटे सिर्फ इंटर ऑफिस रिकंसिलेशन करते थे। मतलब शाम में 3 घंटा इनका जाता था क्या, किस चीज में, इंटर ऑफिस रिकंसिलेशन में, राइट। टेलर टेलर के बारे में बात कर रहे हैं। और अब क्या हुआ दोस्तों, अब इन्होंने एक नया ऑफिस सेटअप किया जिसका नाम इन्होंने रखा बैक ऑफिस, राइट। आप देख सकते हैं बैक ऑफिस आया। मतलब दोस्तों ये हुआ कि देखो, फ्रंट ऑफिस को कस्टमर सर्विस के बाद भी काम खत्म नहीं होता था, राइट। तो अब देखिए ऐसा हुआ कि फ्रंट ऑफिस का नया रोल क्या बनाया, इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया अपने ऑपरेशन को। फ्रंट ऑफिस का काम बनाया कि चलो तुम सेल्स पे ध्यान दो, लोन प्रोसेसिंग पे ध्यान दो और सीआरएम पे ध्यान दो। सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब जो कस्टमर के सामने का काम है वही फ्रंट ऑफिस करेगा, और बैक ऑफिस को कुछ अलग काम दिया। तो सवाल ये कर रहा है कि हाउ हैज कंप्यूटराइजेशन फंडामेंटली चेंज द ज्योग्राफिकल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक बैक ऑफिस। अब आप दिसंबर के एग्जामिनेशन में देखेंगे, एक सवाल डायरेक्टली पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बैक ऑफिस का फंक्शन नहीं है। तो ये सवाल उसी से मिलता जुलता है। आपको बताना है दोस्तों कि अगर कंप्यूटराइजेशन नहीं होती, राइट, तो कंप्यूटराइजेशन ने कैसे चेंज किया ज्योग्राफिकल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक ऑफिस, बैंक बैक ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है दोस्तों, कि बैक ऑफिस को ब्रांच के अंदर ही होना चाहिए। इट हैज फोर्स द बैक ऑफिस टू बी फिजिकली लोकेटेड विद इन द ब्रांच। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इट हैज इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द फ्रंट ऑफिस बाय मूविंग रिकंसिलेशन टास्क बैक टू द कस्टमर सर्विस डेस्क। सी कह रहा है it has enabled the back office to be relocated to lower cost area and allowed them to take over complex tasks. और डी कह रहा है it has eliminated the need for back office personal entry entirely as computer now perform all the administrative and support function। बताइए दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। मतलब कुल मिलाकर यही क्वेश्चन चेक कर रहा है कि आपको बैक ऑफिस का फंक्शन पता है या नहीं पता है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू whether you know the function of back office correctly or not। चलिए समझते हैं, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों बैक ऑफिस का काम क्या हुआ, फ्रंट ऑफिस को जो 3 घंटा शाम में रुककर काम करना पड़ता था, अब वो शिफ्ट किसको हो गया, अब वो शिफ्ट हो गया बैक ऑफिस को। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो बैक ऑफिस है ये क्या है, ये है हमारा एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन हब। ये क्या है दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन हब है। इसका इसका सेम सिटी नहीं होगा, डिफरेंट सिटी होगा, राइट। वहां पे ये बैक ऑफिस सेटअप करते हैं ना जहां पे रेंट कम हो, राइट, रेंट जहां पे कम हो, उसके बाद ज्यादा अकाउंटिंग टैलेंट हो। तो यहां से एक वर्ड आया है दोस्तों, एक वर्ड बहुत ही कॉमन आया है, वो है सेंट्रलाइज। ये देखिए सेंट्रलाइज वर्ड आ रहा है ना, सेंट्रलाइज मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा मान लीजिए कि अगर कंप्यूटराइजेशन नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल होता, बिल्कुल नहीं पॉसिबल होता। कंप्यूटराइजेशन ने क्या कर दिया कि डेटा को ऑनलाइन कर दिया। कंप्यूटराइजेशन से हमारा डेटा क्या हो गया दोस्तों, ऑनलाइन हो गया। और डेटा ऑनलाइन हो गया, साथ ही साथ जो ट्रांजेक्शन है वो भी रियल टाइम हो गया। ट्रांजेक्शन ऑल्सो बिकम रियल टाइम, डेटा बिकम ऑनलाइन। लोकेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप किसी भी लोकेशन में रहे, राइट, आप ये बैक ऑफिस का काम किया जा सकता है। तो सवाल यही कर रहा था कि कंप्यूटराइजेशन ने हमारी ज्योग्राफिकल और बैक ऑफिस की ज्योग्राफिकल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कैसे बदली। मतलब दो चीजें यहां पूछी जा रही हैं आपसे कि बैक ऑफिस कहां हो सकता है और बैक ऑफिस क्या क्या काम करेगा, राइट। तो ऑप्शन ए को जरा देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो बैक ऑफिस को ब्रांच के अंदर ही होना चाहिए। क्या लगता है जी, आज के टाइम में डेटा वीपीएन इंक्रिप्शन से सिक्योर होता है कि नहीं होता है, राइट। बताइए, क्वेश्चन ये कर रहा है कि डेटा सिक्योरिटी के लिए बैक ऑफिस को ब्रांच के अंदर ही लोकेटेड होना चाहिए। क्या लग रहा है, सही लग रहा है आपको? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नहीं। एक्चुअली आज के टाइम में ना आपको पता होगा कि जो डेटा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से, और साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा, राइट, इसके माध्यम से क्या होता है, सिक्योर होता है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कर रहा है वो गलत है। इंक्रिप्शन के माध्यम से सिक्योर होता है, इसको इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बैक ऑफिस फिजिकली ब्रांच के अंदर रहे। ऑप्शन बी की बात कर ले तो कह रहा है कि इट हैज इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ फ्रंट ऑफिस। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वर्कलोड कम हुआ है, 3 घंटा बच गया इनका, तो ये भी गलत हो गया। ए गलत है, बी गलत है। सी कह रहा है दोस्तों, पहले डी को देख लेते हैं, इट हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर बैक ऑफिस पर्सनल इंटायरली। तो ये कह रहा है कि बैक ऑफिस की आवश्यकता ही नहीं है। देखो बिना बैंक बिना ह्यूमन का काम करेगा, ऑब्वियसली पॉसिबल है क्या, कभी कभी नहीं पॉसिबल है। तो डी भी आउट है। और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि कंप्यूटराइजेशन ने अलाउ किया कि बैक ऑफिस को लो कॉस्ट एरिया में रिलोकेट करें। मतलब जो हमारे
लो कॉस्ट एरिया होते हैं ना, वहां पे रिलोकेशन का हेल्प किया। कौन? बैक ऑफिस। कॉम्प्लेक्स काम जैसे कि इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन को हैंडल करना, फ्रंट ऑफिस को कस्टमर सेंट्रिक बनाने का काम, ये सब का सब काम किसने किया? बैक ऑफिस ने किया। लिखा है ना, रिलोकेटेड टू लो कॉस्ट एरिया, अलाउ देम टू टेक ओवर कॉम्प्लेक्स टास्क। और मतलब ये सब काम किसने किया है दोस्तों? बैक ऑफिस ने किया है। राइट, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हमने हमने क्या सीखा दोस्तों कि देखिए कंप्यूटराइजेशन का फायदा क्या कहाँ कहाँ हुआ, आप देख सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन के कारण दोस्तों, कंप्यूटराइजेशन को आप बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन, आप इसे सेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, इसको आप कॉस्ट सेविंग भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट कॉस्ट सेविंग। और कंप्यूटराइजेशन से फायदा यही हुआ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स वर्क है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्क को कहाँ भेज दिया? कॉम्प्लेक्स वर्क को बैक ऑफिस में भेज दिया। समझे दोस्तों? तो इसको कहा जाता है 3C रूल। 3C रूल कहा जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बात हो रही है हॉरिजन बैंक की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू द हॉरिजन बैंक। क्या कर रहा है दोस्तों सवाल? तो बेसिकली हॉरिजन बैंक ने सेंट्रलाइज मॉडल अडॉप्ट किया। राइट, यहाँ देखिए लिखा है हॉरिजन बैंक हैज ट्रांजिशन टू अ सेंट्रलाइज मॉडल। तो ब्रांच का काम है कस्टमर इंटरेक्शन। सेंट्रलाइज मॉडल में यही लिखा है कि जो ब्रांच है वो कस्टमर इंटरेक्शन पे फोकस करती है, और बैक ऑफिस दोस्तों टेक्निकल, रेगुलेटरी और अर्थमेटिक हैवी लिफ्टिंग करता है। ठीक है, तो मतलब हैवी कैलकुलेशन और रूल वाला काम बैक ऑफिस में होता है। सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड बी कैटेगराइज अंडर द लोन फंक्शन ऑफ द बैक ऑफिस। यानी दोस्तों क्वेश्चन ये एक वर्ड मतलब कि दोस्तों यही कर रहा है कि लोन फंक्शन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे बात हो रही है लोन फंक्शन की। ये बहुत ही कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो आप देखिए यहाँ पे जब लोन फंक्शन की बात हो रही है, तो लोन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कैलकुलेशन या कॉम्प्लाइंट। तो दोस्तों लोन वर्ड देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब होगा क्या? कैलकुलेशन। इसका मतलब हो गया दोस्तों चार्जेस, कैलकुलेशन चार्जेस प्लस इंटरेस्ट। तो सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा टास्क जो है लोन फंक्शन के अंदर आएगा बैक ऑफिस के। तो ऑप्शन ये कर रहा है कि देखो हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवियंस रिगार्डिंग ब्रांच स्टाफ बिहेवियर। बी कर रहा है कि कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी। सी कर रहा है मेंटेनिंग द जनरल लेजर एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और डी कर रहा है मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली मेड थ्रू द मोबाइल बैंकिंग एंड एटीएम। तो पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं। क्या लिखा है? हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवियंस रिगार्डिंग ब्रांच स्टाफ बिहेवियर। अब ये बताइए स्टाफ बिहेवियर कंप्लेन लोन से रिलेटेड होता है क्या? तो दोस्तों नहीं होता। ये कस्टमर सर्विस या ग्रीवियंस रिड्यूसल का है, लोन का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी कर रहा है कि दोस्तों कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी। दोस्तों आप बताइए लोन लेने के बाद बैंक क्या करती है? बताइए। तो बैंक इंटरेस्ट क्या कंप्यूट करती है? बैंक कंप्यूट द इंटरेस्ट, उसके बाद पेनल इंटरेस्ट लगाती है। यदि मान लो कि डिले हो रहा है तो पेनल्टी लगाएगी, और प्रोसेसिंग फी पोस्ट करती है। यही करती है ना जी। ठीक है, तो ये काम कस्टमर काउंटर पे होता है या बैक ऑफिस में होता है? तो दोस्तों ये काम होता है बैक ऑफिस में। आपसे पूछा जाएगा कि ये लोन से रिलेटेड जो काम होता है, चाहे वो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हो, पेनल इंटरेस्ट हो, प्रोसेसिंग फी हो, ये काम होता कहाँ है? ऑल दिस वर्क आर डन एट द बैक ऑफिस। ये सारा सारा काम हमारा बैक ऑफिस में होता है। राइट, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी की बात कर ले, लिखा है मेंटेनिंग द जनरल लेजर एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लगता है दोस्तों? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑप्शन सी? तो दोस्तों जनरल लेजर किस डिपार्टमेंट का काम होता है? लोन का या अकाउंट का? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जनरल लेजर प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का काम होता है। राइट, तो लोन वाला फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट का काम नहीं है, अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है। लोन स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं इसमें, तो सी भी नहीं होगा। और डी कह रहा है कि मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली मेड थ्रू मोबाइल बैंकिंग एंड एटीएम। अब ये बताइए कि डिजिटल ट्रांजेक्शन का मॉनिटर कौन करता है जी? आपको पता है हर बैंक में आईटी डिपार्टमेंट होती है, और आईटी डिपार्टमेंट के अलावा ई बैंकिंग की टीम होती है। तो लोन फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपसे लोन फंक्शन पूछा जाए, क्योंकि आपके बुक में ना, आपके मैकमिलन बुक में एक टेबल ही बनाया हुआ है। राइट, तो लोन फंक्शन से रिलेटेड जो काम आपसे पूछा जाए ना, तो इसमें ये सब याद रखिएगा। पहला ईएमआई कैलकुलेशन, दूसरा वर्ड याद रखिएगा इंटरेस्ट। ईएमआई हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तीसरा आपका पैनल इंटरेस्ट, जो भी आपका पैनल इंटरेस्ट है वो भी आता है हमारा लोन के फंक्शन में ही। चौथा पॉइंट याद रखिएगा प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज ऑल्सो कम्स अंडर द लोन फंक्शन। ठीक है,
तो लोन मतलब इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस चार्जेस। कस्टमर बैठ के बात करे ब्रीफकेस के सामने, तो ये है फ्रंट ऑफिस। और कैलकुलेशन चले सर्वर रूम में, तो ये होता है बैक ऑफिस। ठीक है, तो आई होप फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि इन द स्पेशलाइज ऑपरेशन, तो थोड़ा हाई लेवल बैंकिंग में इंटर कर रहे हैं, ट्रेजरी और फॉरेक्स में। यहां से क्वेश्चन थोड़ा फैंसी साउंड करते हैं, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सिंपल होता है। तो दोस्तों ट्रेजरी वर्ड सुनते ही थोड़ा हैवी लगता है ना। तो देखिए सवाल ये कर रहा है कि स्पेशलाइज ऑपरेशन जैसे ट्रेजरी और फॉरेक्स में, और पूछ रहा है कि बैक ऑफिस का मेन स्ट्रीम रोल क्या होता है। मतलब आपका यदि ट्रेजरी और फॉरेक्स जैसे स्पेशलाइज ऑपरेशन है, इसमें बैक ऑफिस का मेन स्ट्रीम रोल क्या है। ऑप्शन दे रखा है कि देखो, डायरेक्टली ट्रेडिंग करेंसी ऑन द फ्लोर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फिजिकली ग्रीटिंग हाई नेटवर्थ क्लाइंट टू एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, सपोर्टिंग द फ्रंट ऑफिस बाय कंट्रोलिंग कंफर्मेशन एंड सेटलमेंट ट्रांजेक्शन, डिजाइनिंग द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बैंक कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि ट्रेजरी और फॉरेक्स में क्या होता है। तो आइए इसके पीछे कुछ लॉजिक को समझते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो हमारा फ्रंट ऑफिस होता है, क्योंकि दोस्तों इसको फ्रंट, बैक और मिड ऑफिस, तीन तरह के ऑफिस होते हैं, और इसके फंक्शन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो फ्रंट ऑफिस को ना हम लोग ट्रेडिंग रूम भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल द फ्रंट ऑफिस ट्रेडिंग रूम। तो वहां पे लोग बाई सेल करते हैं करेंसीज, बॉन्ड। टू द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉरेक्स के कंटेक्स्ट में जो फ्रंट ऑफिस होता है, यहाँ पे जो पब्लिक होती है, लोग क्या करते हैं, वो खरीदते हैं। या तो खरीदेंगे या बेचेंगे। क्या खरीदेंगे बेचेंगे? तो करेंसीज खरीदेंगे बेचेंगे, या नहीं तो बॉन्ड खरीदेंगे या बेचेंगे। लेकिन एक सवाल, अगर मान लीजिए डील हो जाए पर कंफर्म एंड सेटल ना हो, तो क्या फायदा? बताइए, डील कंप्लीट माना जाएगा क्या? मान लीजिए हमारा डील हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, हमारा डील हो गया लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ, तो कुछ फायदा है? तो डील कंप्लीट मानी जाएगी? यस या नो में जवाब दीजिए। तो प्लीज चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए डील हो गया हमारा, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, कोई सेटलमेंट नहीं आया, तो क्या इसे फाइनल माना जाएगा? कैन वी कंसीडर द डील एज अ फाइनल? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नहीं, नहीं फाइनल मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बैक ऑफिस का रोल आता है। बैक ऑफिस क्या करती है, थोड़ा समझिएगा। तो बैक ऑफिस क्या करती है कि बैक ऑफिस का काम होता है कि कंफर्मेशन देना, राइट, कि ये कंफर्म करेगा, डील कंफर्म करना बैक ऑफिस का काम होता है। उसके अलावा और क्या करेगा ये? इसके अलावा जो हमारा सेटलमेंट है, सेटलमेंट को कंट्रोल करना भी बैक ऑफिस का काम होता है। उसके अलावा जो हमारा रिस्क है, इसको कम करना भी बैक ऑफिस का काम होता है। दोस्तों ये सब के सब काम जहाँ बैक ऑफिस के होते हैं। तो फ्रंट ऑफिस डील सेटल करता है, डील करता है, और बैक ऑफिस डील को लीगली कंप्लीट करता है। तो दोस्तों ऐसे याद रखिएगा कि जो हमारा फ्रंट ऑफिस है वो क्या करेगा, वो डील करेगा, और जो बैक ऑफिस है वो क्या करेगा, डील को लीगली कंप्लीट करेगा, डील को लीगली कंप्लीट करेगा, राइट। इस लाइन को याद रखिए। तो दोस्तों अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है कि डायरेक्टली ट्रेडिंग करेंसी ऑन द फ्लोर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो बताइए ट्रेडिंग का काम कौन करता है जी, फ्रंट ऑफिस करता है या बैक ऑफिस करता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग का काम फ्रंट ऑफिस ट्रेडिंग करता है, बैक ऑफिस ट्रेडिंग नहीं करता, राइट। तो यहाँ लिखा है ना कि व्हाट इज द मेन स्ट्रीम रोल ऑफ द बैक ऑफिस एज डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट। बैक ऑफिस का रोल बोल रहा है डायरेक्टली ट्रेडिंग करेंसी ऑन द फ्लोर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग का काम कौन करता है, फ्रंट ऑफिस या बैक ऑफिस? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फ्रंट ऑफिस ट्रेडिंग करता है, बैक ऑफिस ट्रेडिंग नहीं करेगा, राइट। तो डायरेक्टली ट्रेडिंग करेंसी ऑन द फ्लोर, तो ये जो ट्रेडिंग वाला काम है ये बैक ऑफिस नहीं करता था, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। बी कह रहा है कि ग्रीटिंग हाई नेटवर्थ क्लाइंट टू एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब बताइए ये भी तो नहीं होगा, ये भी तो फ्रंट ऑफिस का जॉब है। फिर सी कह रहा है सपोर्टिंग फ्रंट ऑफिस बाय कंट्रोलिंग कंफर्मेशन एंड सेटलमेंट, एग्जैक्टली यही है बैक ऑफिस, समझे। तो देखिए ट्रेड कंफर्म करना, इसका सिंपल सा काम है कि ट्रेड यो कंफर्म करेगा, ट्रेड कंफर्मेशन के साथ सेटलमेंट इंश्योर करेगा, सेटलमेंट के अलावा दोस्तों बैक एंड कंट्रोल भी करेगा, राइट, बैक एंड कंट्रोल रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और डी कह रहा है कि डिजाइनिंग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आईटी वाला काम है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑपरेशन के आईटी डिपार्टमेंट करेगा, तो आईटी का काम है, ऑपरेशन का नहीं है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी।
तो याद रखिएगा दोस्तों, फॉरेक्स में याद रखिएगा ऐसे खासकर ट्रेजरी और फॉरेक्स में, कि जो फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस हमेशा ट्रेडिंग की काम करती है, और जो बैक ऑफिस है उसका काम होता है कंफर्मेशन और क्या, सेटलमेंट टू द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेक्स एंड ट्रेजरी। ये वर्ड को याद रखिएगा, बहुत काम देगा। डायरेक्टली सवाल आता है कि फ्रंट ऑफिस का क्या रोल है, बैक ऑफिस का क्या रोल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेक्स एंड ट्रेजरी। आई होप याद रहेगा आपको। चलिए, ट्रेडिंग रूम में पैसा बनता है, बैक ऑफिस में पैसा बचता है, समझे। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, इस पे सवाल बार बार आता है एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन बैंक रियल बैंकिंग का हर्ट है। कंप्यूटर ऑटोमेशन एआई सब आ गया, लेकिन फिर भी एग्जाम पूछता है ह्यूमन इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली पहला में ये कंटेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे सवाल है। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक एक ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करता है इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन के लिए। यहाँ लिखा है कि सेंट्रल बैंक जो है एक ऑटोमेटेड सिस्टम यूज कर रहा है इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन के लिए। तो रोज शाम में क्या होता है कि एक ब्रांच है इनका, ग्रीन वैली ब्रांच, ठीक है, और एक दूसरा ब्रांच है हाउस टाउन ब्रांच। तो ये अपने स्टेटमेंट अपलोड करते हैं सेंट्रल रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट को, सीआरडी को। ये स्टेटमेंट भेजते हैं, किसको भेजते हैं जी, सीआरडी को। यहां तक तो क्लियर है प्रोसेस। लेकिन 15 जुलाई को क्या हुआ, थोड़ा समझिए। 15 जुलाई को ये हुआ कि ग्रीन वैली ब्रांच ने एंट्री पास की $5 लाख की, इंटर ब्रांच रेमिटेंस, मतलब दो ब्रांच के बीच का रेमिटेंस है, और फिर उसे भेज दिया हाउस टाउन ब्रांच को। लेकिन सिस्टम ने बोला कि ये तो अनरिकॉन्साइल एंट्री है। सिस्टम ने बोला कि दिस इज अनरिकॉन्साइल एंट्री। अब बताइए, अनरिकॉन्साइल का मतलब समझते हैं ना। अनरिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरिकॉन्साइल। कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी ये वर्ड दिखे ना अनरिकॉन्साइल, इसका मतलब समझिएगा, सिंपल सी बात है कि मैच नहीं होना। अब देखिए यहां तो क्लियर है। अब सीआरडी ऑफिसर जो मिस्टर शर्मा थे, उन्होंने क्या किया, ये देखिए, सीआरडी ऑफिसर मिस्टर शर्मा ने क्या किया कि उन्होंने एज वाइज रिपोर्ट निकाली, ब्रांच वाइज रिपोर्ट निकाली, ठीक है। फिर रिपोर्ट में क्लियरली दिख गया कि ग्रीन वैली में मनी आउट है, हाउस टाउन ने कोई रिवर्सल एंट्री नहीं की, ठीक है। लिखा है ना, ग्रीन वैली इंसिस्टेड द ट्रांसफर वाज इनिशिएटेड, हाउस टाउन रिपोर्टेड अ टेक्निकल ग्लिच, राइट। तो यहां तक का काम कंप्यूटर परफेक्टली कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, फिर मिस्टर शर्मा, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन वैली ब्रांच का क्या रिस्पॉन्स आया वो देखिए कि मिस्टर शर्मा ने ये नोटिस किया कि देखो ग्रीन वैली ने पैसा तो दिखाया छोड़ते हुए, लेकिन हाउस टाउन वाले में कोई रिवर्सल एंट्री नहीं है, कोई रेस्पॉन्डिंग रिवर्सल एंट्री नहीं है। तो ग्रीन वैली ने इंसिस्ट किया कि अरे ट्रांसफर तो इनिशिएट हुआ है, हमने ट्रांसफर इनिशिएट किया है। हाउस टाउन ने बोला उस दिन टेक्निकल ग्लिच था, नील स्टेटमेंट गलती से ऑटो सबमिट हो गया, ठीक है। लिखा है ना, उस दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण नील स्टेटमेंट ऑटो सबमिट हो गया। तो अब सवाल यह है कि ह्यूमन इंक्वायरी से और एक बात निकली कि ग्रीन वैली के क्लर्क ने ब्रांच कोड गलत एंट्री किया था, ठीक है ना, कोडिंग एरर पता चला। मतलब ये सब चीजें हैं। अब सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को फाइनल और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप क्यों माना जाता है। व्हाई इज द रोल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस कंसीडर द फाइनल एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन प्रोसेस। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो सिस्टम रिपोर्ट नहीं बना सकता बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम इज इनकेपेबल ऑफ जनरेटिंग रिपोर्ट। फिर बी कह रहा है कि सिस्टम ब्रांच मैनेजर की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करता बिकॉज सिस्टम कैन नॉट ऑटोमेटिकली वेरीफाई द फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांच मैनेजर। ऑप्शन सी कह रहा है कि देखो अनरिकॉन्साइल एंट्री के बाद मैनुअल इंक्वायरी और डिसीजन चाहिए बिकॉज अनरिकॉन्साइल एंट्री वंस आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम रिक्वायर्ड मैनुअल इंक्वायरी एंड डिसीजन मेकिंग। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बिकॉज ब्रांचेस आर ओनली रिक्वायर्ड टू सेंड स्टेटमेंट व्हेन ट्रांजैक्शन ऑकर लिविंग द सिस्टम विथ इनकम्प्लीट डेटा, यानी ब्रांचेस स्टेटमेंट ही नहीं भेजते। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या रोल है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। सो आइए समझते हैं एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अब देखिए सीआरडी के जो ऑफिसर थे मिस्टर शर्मा ने क्या किया कि ब्रांच वाइज रिपोर्ट निकाली, ठीक है। रिपोर्ट में क्लियरली दिखा कि ग्रीन वैली में पैसा तो निकला है, लेकिन हाउस टाउन में कोई रिवर्सल एंट्री नहीं हुआ है। यहां तक का तक काम कंप्यूटर आसानी से कर रहा है। अब सिस्टम यहीं रुक जाता है। फिर मिस्टर शर्मा जो है ना अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करते हैं। यहां तक तो सिस्टम का काम है। अब इसके बाद मिस्टर शर्मा अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करते हैं, ठीक है। वो दोनों ब्रांच को कांटेक्ट करते हैं। ग्रीन वैली बोलता है कि देखो हमने तो ट्रांसफर इनिशिएट किया था। हाउस टाउन बोलता है कि उस दिन टेक्निकल ग्लिच थी जिस कारण से नील स्टेटमेंट गलती से ऑटो सबमिट हो गया। तो देखिए सिर्फ सिस्टम देख के पता चल सकता था क्या, नहीं ना, जब तक वो बात नहीं करते पता ही नहीं चलता। तो ह्यूमन इंक्वायरी से एक और बात निकली कि ग्रीन वैली के ब्रांच कोड गलत डाल दिया था, इसी वजह से कंप्यूटर दोनों साइड को मैच ही नहीं कर पाया।
तो देखिए कंप्यूटर डिटेक्ट करता है लेकिन ह्यूमन तो डिसाइड करता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोल रहा हूं कि कंप्यूटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, लेकिन ह्यूमन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। समझे? इस लाइन को कम रिपीट कीजिए, कंप्यूटर डिटेक्ट, ह्यूमन डिसाइड। प्लीज इसको नोट लिखिए चैट बॉक्स में, लिखने से चीजें याद होती है। सवाल ये कर रहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को फाइनल और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप क्यों कहा गया है। ध्यान से सोचिए, सिस्टम ने काम कर लिया था पर प्रॉब्लम सॉल्व किसने की, प्रॉब्लम सॉल्व की ह्यूमन इंटेलिजेंस ने, राइट। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है कि सिस्टम रिपोर्ट नहीं बनाता। अभी हमने देखा कि एज वाइज ब्रांच वाइज रिपोर्ट तो सिस्टम ही बना रहा था, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन भी कर रहा है कि सिस्टम ब्रांच मैनेजर की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करता, इस केस में आइडेंटिटी का कोई रोल ही नहीं है, ये तो इररिलेवेंट ऑप्शन है। सी कर रहा है कि अनरिकॉन्साइल एंट्री के बाद मैनुअल एंट्री और डिसीजन चाहिए। तो दोस्तों सिस्टम सिर्फ ये बताता है कि मैच नहीं हुआ, कि हमारा अनरिकॉन्साइल्ड है, पर ग्लिच था या फ्रॉड था, मिस्टेक थी या इंटेंशनल थी, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, ये सब का सब डिसीजन सिर्फ ह्यूमन लेता है। ऑल दिस डिसीजन आर टेकन बाय ह्यूमन, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग ऑप्शन सी पे ने पहले बोला था बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट आंसर है। डी कह रहा है कि ब्रांचेज स्टेटमेंट ही नहीं बनाती तो भेजती। दोस्तों साफ साफ लिखा है कि नील स्टेटमेंट तो भेजी है, यदि कुछ नहीं था तो नील तो भेजी। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रांच स्टेटमेंट नहीं भेजती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मैं आपको इंटर ऑफिस का रिकंसिलेशन का फ्लो बता देता हूं कि देखिए पहले आएगा हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा मिसमैच को, यानी रिकंसिलेशन एरर बताएगा कि अरे रिकंसाइल नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन का काम शुरू होता है, ह्यूमन इंक्वायर करेगा, इंक्वायर करेगा प्लस डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए, प्लस एक्ट करेगा। समझे? तो एआई जो है रिपोर्ट पे ही रुक जाता है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है रीजन पे स्टार्ट होता है। सिस्टम बोलेगा प्रॉब्लम है, ह्यूमन बोलेगा प्रॉब्लम क्यों है और क्या करना है। बोलिए कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? तो सिस्टम में और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, कहां पे किसका रोल आता है। आई होप ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया हो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी सीआरडी से ही मिलता जुलता सवाल है। दिस क्वेश्चन आल्सो पर्टेन्स टू द सीआरडी, सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड सीआरडी। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे अपेक्स नेशनल बैंक की बात हो रही है बेसिकली। लेकिन देखिए बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में यहीं पे एग्जामिनर आपका गेम ओवर करता है। सपोज एक बैंक है, बैंक का नाम क्या दिया है इन्होंने, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। देखिए ये है, सपोज एक बैंक है, बैंक का नाम इन्होंने दिया है अपेक्स नेशनल बैंक, ठीक है। ईयर एंड आ गया है 31 मार्च 2025। सीआरडी चेक कर रहा है इंटर बैंक बैलेंस, ठीक है। सीआरडी क्या चेक कर रहा है, इंटर बैंक बैलेंस चेक कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एंड दो प्रॉब्लम आ गई, दो प्रॉब्लम एंट्री मिलती है। कैटेगरी ए लिखा है ड्राफ्ट पेबल, ड्राफ्ट पेबल में क्या है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 2 लाख, आई थिंक इट इज 20 लाख डॉलर, राइट। और आउटस्टैंडिंग 7 साल से ज्यादा है। और कैटेगरी बी में हमारा इंटर ब्रांच रेमिटेंस है, जिसमें डेबिट बैलेंस है $0.5 मिलियन, ये एक्चुअली देख सकते हैं ना, ये 50.5 मिलियन डॉलर है। और आउटस्टैंडिंग है 8 मंथ, ठीक है। कैटेगरी ए की बात कर ली, कैटेगरी बी की बात कर ली हमने। तो अब ये बताइए दोस्तों कि 7 साल ओल्ड क्रेडिट नॉर्मल रिकंसिलेशन में आता है क्या। अब देखिए अकाउंटेंट और कंप्लायंस ऑफिसर का क्या रोल है वो यहाँ पे क्लियर होगा। तो अकाउंटेंट बोलता है कि दोनों को नेट कर देते हैं, तो 2 मिलियन क्रेडिट माइनस 0.5 मिलियन डेबिट, नेट एसेट दिखा देते हैं 1.5 मिलियन। अकाउंटेंट ने बोला ऐसा करो ना जी कि देखो जो कैटेगरी बी का डेबिट है उसको नेट कर दो कैटेगरी ए के क्रेडिट के साथ, तो नेट एसेट हमारा 15 लाख हो जाएगा, $15 लाख हो जाएगा। क्या लगता है जी अकाउंटेंट सही बोल रहा है? फिर आती है आरबीआई की एंट्री, राइट। तो अब देखिए आरबीआई की एंट्री के लिए कॉम्प्लायंस ऑफिसर आता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आरबीआई का 2003 का सर्कुलर पर हो, आरबीआई 2003 का सर्कुलर पर हो, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात यह है कि ये जो है 7 साल पुराना क्रेडिट है, ठीक है। तो अगर इंटर बैंक अकाउंट में क्रेडिट पड़ी हो और 5 साल से ज्यादा क्लियर ना हो, ठीक है, तो आरबीआई का स्केड्यूल क्या कहता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये कर रहा है कि अंडर आरबीआई गाइडलाइन इफ अ बैंक आइडेंटिफाई क्रेडिट एंट्री इन इंटर ब्रांच अकाउंट दैट हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 years, हाउ शुड बी ट्रीटेड? They should be netted against all the outstanding debit entry regardless of age. They should be transferred to the blocked account and sold under the outside other liability and provision. They should be recognized as other income in the profit and loss account and they must be written on immediately. पहले मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि आरबीआई का 2003 का सर्कुलर क्या कहता है। पहले कैटेगरी ए की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा ड्राफ्ट पेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरी ए विच इज रिलेटेड टू द ड्राफ्ट पेबल। तो सर्कुलर ये कहता है कि देखो अगर इंटर ब्रांच अकाउंट में
अगर इंटर ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट पड़ी हो, क्या पड़ी हो, क्रेडिट, ठीक है, और 5 साल से 5 ईयर से ज्यादा तक क्लियर ना हो, तो आरबीआई बोलता है कि देखो नॉर्मल रिकंसिलेशन हटा दो, वहां पे नॉर्मल रिकंसिलेशन मत करो। तो क्या करो जी, तो 5 साल से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एसेट रहेगा या स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, तो वहां पे उसको नॉर्मल रिकंसिलेशन नहीं करते हैं। 5 साल से ज्यादा हुआ तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं जी। अब आप बोलिएगा ये होता क्या है, क्या करते हैं इसमें, तो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि देखो इसको ट्रांसफर करो एक अलग अकाउंट में जिसका नाम इन्होंने दिया ब्लॉक्ड अकाउंट। आरबीआई ने बोला कि ये जो अमाउंट है जो 5 साल से पड़ा हुआ है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा के लिए पड़ा हुआ है इंटर ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट फॉर्म में, इसको ना ब्लॉक्ड अकाउंट में भेज दो। और बैलेंस शीट पे कहाँ दिखाओ, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, तो दोस्तों इसको दिखा दो लायबिलिटी साइड, इसको दिखा दो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। और ये कौन सा स्केड्यूल है, तो ये है हमारा स्केड्यूल नंबर 5, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, हाँ इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि सेकंड केस में देखिए ये 8 महीना का जो आउटस्टैंडिंग है इसका क्या किया जाए, यहाँ जो डेबिट बैलेंस है 5 लाख का, इसका क्या किया जाए। तो 8 महीना, 8 महीना का मतलब 1 साल से कम है, तो प्रोविजन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आरबीआई का रूल कहता है कि देखो इंटर ब्रांच डेबिट एंट्री को लाइटली मत लो, ये पोटेंशियल लॉस होता है, इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि 100% प्रोविजन बनाओ, 100% इसका प्रोविजनिंग करो। मतलब कि जो भी तुम्हारा इंटर ब्रांच रेमिटेंस है 1 साल से कम का, तो उसको लाइटली मत लो, ये बहुत बड़ा लायबिलिटी का कारण बनता है, ठीक है, लॉस का कारण बनता है। तो यहाँ पे 100% प्रोविजन बनाओ। और इस डेबिट को किसी भी क्रेडिट के साथ एडजस्ट नहीं किया जाता, ये भी याद रखिएगा, ये भी आरबीआई कहता है यू कैन नॉट नेट ऑफ, नेटिंग इज नॉट अलाउड, नेटिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो डेबिट को क्रेडिट से ऑफसेट करना नहीं अलाउड है। तो दोस्तों एग्जाम में ना स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्रेडिट और डेबिट को नेट कर देते हैं, तो आरबीआई क्लियरली बोलता है कि देखो ओल्ड क्रेडिट को डेबिट के कारण से कवर मत करो, ठीक है। तो सवाल ये कर रहा है कि अंडर आरबीआई गाइडलाइन क्रेडिट एंट्री इन इंटर ब्रांच अकाउंट और स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर कैसे ट्रीट करें। ऑप्शन ऑप्शन ए की बात कर ले, तो ऑप्शन ए कर रहा है कि दिस विल बी नेटेड, नहीं नेटिंग का तो अलाउ ही नहीं करता है। हाँ दिस विल बी ट्रांसफर टू द ब्लॉक अकाउंट, एग्जैक्टली बी नंबर करेक्ट है। दिस विल बी रिकॉग्नाइज अदर इनकम, नहीं। दिस विल बी रिटर्न ऑफ, नहीं। तो दोस्तों 5 साल से ज्यादा पुरानी यदि इंटर ब्रांच क्रेडिट है तो कहाँ डाल देते हैं उसको, 5 साल से पुराना इंटर बैंक क्रेडिट है तो उसको ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल दीजिए, स्केड्यूल 5 अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में। तो दोस्तों इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि देखो ओल्ड क्रेडिट यदि हो, ओल्ड क्रेडिट यदि हो तो वो कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक्ड अकाउंट में चला जाएगा, प्लस लायबिलिटी। मतलब डेबिट यदि हो तुम्हारा, ठीक है, डेबिट हो तो प्रोविजन करो, डेबिट हो तो क्या करो, प्रोविजन करो। और क्रेडिट हो और बहुत ओल्ड हो तो फिर ब्लॉक कर दो। डेबिट वाले केस में हमने क्या देखा, 7 महीना 8 महीना था, वहां पे हमने प्रोविजनिंग की, और क्रेडिट 7 साल का था, वहां पे हमने ब्लॉक कर दिया। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, कि बेसिक चीजें समझ में हम लोग समझ रहे हैं कि आरबीआई का सर्कुलर क्या कहता है इस केस में। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। नंबर भी दिए हैं, डेबिट भी दिया है, क्रेडिट भी दिया है, लेकिन आरबीआई रूल याद नहीं हुआ तो पूरा का पूरा जीरो है, ठीक है। तो इंटर ब्रांच रिकंसिलेशन के बारे में ये भी सवाल है। सवाल ये कर रहा है कि देखो एपेक्स नेशनल बैंक के पास 2 इंटर ब्रांच बैलेंस है, ठीक है। ये हमारी बैंक है एपेक्स नेशनल बैंक, इसका 2 इंटर ब्रांच बैलेंस है। एक तो नेट डेबिट बैलेंस है $10 लाख का, और आउटस्टैंडिंग है 7, आई थिंक ये हमने डिस्कस किया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि रेमिटेंस यहाँ पे नेट डेबिट कितना का है, नेट डेबिट है 10 लाख का, ठीक है। और आई थिंक इन्होंने मेंशन करना भूल गया कि ये 7 महीना का है, दिस इज फॉर 7 मंथ। और ड्राफ्ट पेड किया है, नेट क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख $12 लाख का, ठीक है। ड्राफ्ट में लिखा है ना ड्राफ्ट पेड, तो ड्राफ्ट पेड में दोस्तों ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा कितने का, $12 लाख का है, ठीक है, $12 लाख क्रेडिट इन द ड्राफ्ट पेड। आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग फॉर 7 मंथ, दोनों आउटस्टैंडिंग है 7 मंथ के लिए, ये भी 7 महीना ये भी 7 महीना, तो दोनों ये दोनों का एज एक ही है 7 मंथ, इसका मतलब दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम होगा, क्या लगता है जी, नहीं, दोनों का एज सेम है इसका मतलब ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट तुरंत बोल देंगे कि सर नेट कर दो ना, 12 लाख का क्रेडिट है उसमें से 1 लाख मिलियन एक मिलियन डेबिट है, 1.2 मिलियन क्रेडिट है, 1 मिलियन डेबिट है, सीधा नेट क्रेडिट 0.2 लिख दो। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट रेगुलेटरी ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजनिंग। ऑप्शन ये कह रहा है कि बैंक जो है दोनों अमाउंट को नेट कर दे
क्योंकि नेट क्रेडिट है 2 लाख का, $2 लाख का। बी कह रहा है कि बैंक जो है 50% नेट डेबिट बैलेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि ये अंडर 1 ईयर ओल्ड है। सी कह रहा है कि जो हमारा 10 लाख का डेबिट है उसका 100% प्रोविजन दे, और वो सेट ऑफ नहीं कर सकता इस डेबिट को क्रेडिट से। और डी कह रहा है कि प्रोविजनिंग तभी रिक्वायर होता है जब एंट्री आउटस्टैंडिंग होता है 12 मंथ से ज्यादा। क्या लगता है दोस्तों, वी व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट तुरंत बोलते हैं कि नेट कर दो, तो यहीं पे 70% लोग गलत करते हैं। ध्यान से सुनिए, आरबीआई ने 26 फरवरी 2003 को एक सर्कुलर में गेम ही खत्म कर दिया। क्या बोला इस सर्कुलर में कि बताइए रेमिटेंस में कौन सा है, डेबिट क्रेडिट दोनों है, आउटस्टैंडिंग टाइम कितना है, 7 महीना है, ठीक है। तो और 7 महीना 6 महीने से ज्यादा होता है। तो आरबीआई ने ये बोला कि देखो, अगर तुम्हारा इंटर ब्रांच अकाउंट में, ठीक है, डेबिट बैलेंस 6 महीना, 6 मंथ याद रखिएगा, 6 मंथ इंपॉर्टेंट है, 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है, तो आरबीआई बोलता है कि 100% प्रोविजन करो। ये 6 महीना लोग भूल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 महीना से ज्यादा यदि पेंडिंग है आपके इंटर ब्रांच अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस, तो बोलता है कि 100% प्रोविजन करो। तो लॉजिकली आपका अमाउंट कितना है डेबिट बैलेंस में, $10 लाख, तो इसका 100% कितना हो जाएगा, 10 लाख ही तो होगा। तो 10 लाख आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। क्या इस डेबिट को क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकते हैं? सबसे डेंजरस क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्रेडिट भी तो है $1.2 मिलियन, डेबिट को क्रेडिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? तो नहीं। आरबीआई का गोल्डन लाइन है कि देखो, नेट डेबिट इन वन कैटेगरी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नेट क्रेडिट इन द अनदर कैटेगरी फॉर प्रोविजनिंग पर्पज। चाहे क्रेडिट ज्यादा हो, चाहे सेम मंथ का हो, रूल ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन को जरा एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है कि बैंक कैन नेट द टू अमाउंट। नहीं जी, नेट करके कोई प्रोविजन नहीं है, नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है नेट करने का, ये तो आरबीआई के रूल का वायलेशन है। बी कह रहा है कि बैंक मस्ट प्रोवाइड 50% प्रोविजन। नहीं नहीं नहीं, आरबीआई में 50% का कंसेप्ट ही नहीं है। सी कह रहा है कि बैंक मस्ट प्रोवाइड यस 100% ऑफ द डेबिट बैलेंस एंड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग ऑफ द डेबिट। एग्जैक्टली सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और मतलब बैंक को $10 लाख का 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और ड्राफ्ट पेड का क्रेडिट के साथ बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। डी तो गलत है ही। तो हमने क्या सीखा यहां से दोस्तों? हमने यही सीखा कि देखो, इंटर ब्रांच डेबिट हो, इंटर ब्रांच डेबिट हो प्लस मोर देन 6 मंथ हो, तो यहाँ पे आपका प्रोविजन जो होगा वो 100% प्रोविजन होगा, ठीक है। तो नो नेटिंग अक्रॉस कैटेगरी, कैटेगरी के क्रॉस नेटिंग नहीं होता है। तो एग्जामिनर जानबूझकर डेबिट और क्रेडिट दोनों देता है ताकि आप नेटिंग में फंसिए। अगर आप आरबीआई सर्कुलर याद रखिएगा तो फिर आपको तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा, और आपका ये क्वेश्चन सही भी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंटर रिकंसिलेशन से ही रिलेटेड है। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि रिकंसिलेशन सिर्फ टिकिंग टिकिंग का काम है, तो ये क्वेश्चन आपकी आंखें खोलेगा। पॉइंटिंग और नॉन पॉइंटिंग अकाउंट का डिफरेंस जेआईबी में बहुत फेवरेट कंसेप्ट है, खासकर एएफएम में। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल क्या कर रहा है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम है, लिखा है ना, आई होप ये आपको दिख रहा होगा कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यूजेज अ सीबीएस। सीबीएस जानते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, राइट। तो ऑफिस अकाउंट को ये दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, पॉइंटिंग अकाउंट एंड नॉन पॉइंटिंग अकाउंट, ठीक है। ब्रांच का बैंक का इंटरनल रूल है कि हर ऑफिस अकाउंट को मंथली रिकंसिलेशन करना ही करना है, ठीक है। जितने भी ऑफिस अकाउंट है, ऑल ऑफिस अकाउंट टू बी रिकंसाइल्ड मंथली, ये ब्रांच का रूल है, इंटरनल पॉलिसी कहता है। अब सिस्टम ने, अब देखिए मार्च 2024 का रिकंसिलेशन हुआ, क्योंकि हर एक महीना में रिकंसाइल करना है ना, ठीक है, ऑफिस अकाउंट का डेटा को। तो मार्च 2024 को रिकंसाइल हुआ। सिस्टम ने क्या रिजल्ट दिया कि 92% ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली मैच हो गए, ठीक है। सिस्टम ने बोला कि देखो 92% ट्रांजेक्शन तो ऑटोमेटिकली मैच हो गए, 8% ट्रांजेक्शन मैनुअली चेक में गए। ये बताइए कि 92% जो ऑटो मैच होना, या गुड का, ये अच्छा सिस्टम का साइन है या खराब सिस्टम का? क्योंकि 92% ट्रांजेक्शन जो है ऑटोमेटिकली मैच हो जाना, इज इट अ साइन ऑफ गुड सिस्टम और बैड सिस्टम? आइए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी बात है, ये गुड सिस्टम का साइन है। ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड अकाउंट, फिर लिखा है दोस्तों, फिर क्या लिखा है कि ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड अकाउंट में कुछ नाम लिखा है कि जैसे देखिए, करेंसी स्वैप एडजस्टमेंट अकाउंट, इंटर ब्रांच सेटलमेंट अकाउंट, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने रिकंसाइल कर लिया, ठीक है। और फिर कुछ आता है मैनुअल मैनुअल रिकॉर्ड वाला, जैसे कि आपका सस्पेंस अकाउंट में ट्रांजेक्शन, क्लियरिंग डिफरेंस अकाउंट में ट्रांजेक्शन, राइट। ये सब में मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए था। तो सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। और एक और चीज लिखा है कि ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट
ऑब्जर्वेशन कि 95% मैनुअल वर्कलोड जो है वो नॉन पॉइंटिंग अकाउंट में है। तो अब सवाल ये कर रहा है कि कौन सा कथन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, पॉइंटिंग वर्सेस नॉन पॉइंटिंग अकाउंट के रिकंसिलेशन के बारे में सबसे एक्यूरेट कंक्लूजन क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो पॉइंटिंग अकाउंट में ज्यादा मैनुअल मॉनिटरिंग चाहिए पॉइंटिंग में, राइट, चाहते हैं। बी कर रहा है कि नॉन पॉइंटिंग अकाउंट ऑटोमेशन बढ़ाता है। फिर सी कर रहा है कि देखो पॉइंटिंग अकाउंट ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन सपोर्ट करते हैं क्योंकि यूनिक रेफरेंस नंबर के बेस पर एंट्रीज सिस्टमेटिकली नॉक ऑफ हो जाती है। पॉइंटिंग अकाउंट सपोर्ट ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन बिकॉज द यूनिक रेफरेंस नंबर यूआरएन allow entry to be knocked off systematically। और डी कर रहा है नॉन पॉइंटिंग अकाउंट reduces the need for manual intervention as they are always reconciled automatically। बताइए दोस्तों क्या लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंटिंग और नॉन पॉइंटिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा समझा देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए पॉइंटिंग का अकाउंट क्या होता है कि देखिए पॉइंटिंग अकाउंट में ये होता है दोस्तों कि जहां पे हर ट्रांजेक्शन के साथ एक मैंडेटरी रेफरेंस नंबर होता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन है, समझे, इसके साथ एक रेफरेंस नंबर होगा ही होगा, समझे। जैसे मान लीजिए चेक नंबर है, बाउचर नंबर है, ट्रांजेक्शन आईडी है, रेफरेंस नंबर होगा ही होगा, रेफरेंस नंबर इज कंपलसरी। अच्छा नॉन पॉइंटिंग में क्या होता है, नॉन पॉइंटिंग में दोस्तों कि आपका जो रेफरेंस नंबर है ना ये कोई कंपलसरी नहीं है। मैचिंग करने के लिए फिर क्या यूज कर सकते हैं, डेट यूज कर सकते हैं, मैचिंग करने के लिए आप अमाउंट यूज कर सकते हैं, या मैचिंग करने के लिए आप नरेशन यूज कर सकते हैं। ये बोलता है हमारा नॉन पॉइंटिंग है। तो वही हुआ है ग्लोबल ट्रस्ट अकाउंट में के कोर बैंकिंग सिस्टम है। ऑफिस अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉइंटिंग और नॉन पॉइंटिंग। तो हर ऑफिस अकाउंट का मंथली रिकंसिलेशन करना आवश्यक है। कौन कौन ऑटो है, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा ऑटोमेटिक करेंसी स्वैप एडजस्टमेंट अकाउंट है, इंटर ब्रांच सेटलमेंट अकाउंट है, ये ऑटोमेटिक है। तो ये पॉइंटिंग होना चाहिए कि नॉन पॉइंटिंग होना चाहिए, बताइए। तो सिस्टम ने जब ऑटोमेटिकली रिकंसाइल कर लिया तो बताइए वेदर इट शुड बी पॉइंटिंग और वेदर इट शुड बी नॉन पॉइंटिंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेना तो ये जो है हमारा क्या होना चाहिए, तो ये हमारा पॉइंटिंग होना चाहिए, ये पॉइंटिंग होगा, ऑल दिस विल बी द पॉइंटिंग, राइट। अच्छा मैनुअल रिकंसिलेशन चाहिए क्या, मैनुअल रिकंसिलेशन कहाँ चाहिए, तो दोस्तों सस्पेंस अकाउंट में, क्लियरिंग डिफरेंस अकाउंट में हर एंट्री पे एवरेज 15 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 15 मिनट का जो समय लग रहा है आपको इन सब में, मतलब रिस्क ज्यादा है कि कम है, रिस्क ज्यादा है, गलती होने का रिस्क ज्यादा है, हाई रिस्क है, यहाँ पे 15 मिनट का समय लग रहा है। और ऑडिट में क्या पता चला कि 95% मैनुअल वर्कलोड नॉन पॉइंटिंग अकाउंट में है, और साथ ही में बोला कि रिस्क भी हाई है और एरर 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 का रिस्क हाई है, डिले का भी रिस्क हाई है। तो कहने का मतलब नॉन पॉइंटिंग वाले रिस्की होते हैं। तो आपको ये कह रहा है, पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पॉइंटिंग अकाउंट रिक्वायर मोर मैनुअल मॉनिटरिंग बिकॉज द रेफरेंस नंबर मेक एंट्री इजियर टू ट्रैक। ये तो गलत है ना जी। एक्चुअली पॉइंटिंग में रेफरेंस नंबर होता है, इसके से ट्रैक करना आसान हो जाता है, ये गलत है। बी कह रहा है कि नॉन पॉइंटिंग जो है ऑटोमेशन बढ़ा देता है। अरे ऑटोमेशन रेफरेंस नंबर से आता है, रेफरेंस नंबर के एब्सेंस से नहीं आता। रेफरेंस नंबर रहेगा तभी तो ऑटोमेशन आएगा, या तो उल्टा लिख दिया है। सी की बात कर ले, सी मुझे सही लग रहा है। सी में क्या लिख रहा है कि पॉइंटिंग अकाउंट ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन सपोर्ट करते हैं क्योंकि यूनिक रेफरेंस नंबर के बेस पर एंट्री और सिस्टमेटिक नॉक ऑफ हो जाती है। सी मुझे सही लग रहा है। और डी की बात कर लें, डी क्या कर रहा है कि नॉन पॉइंटिंग अकाउंट हमेशा ऑटो रिकंसाइल होते हैं। देखिए ऑडिट रिपोर्ट ने खुद इसको गलत प्रूफ किया है कि नॉन पॉइंटिंग अकाउंट जो है नीड द रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन, दिस इज रॉन्ग। ऑडिट रिपोर्ट ने खुद इसको गलत प्रूफ किया है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, पॉइंटिंग अकाउंट ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन सपोर्ट करता है। तो दोस्तों कीवर्ड को याद रखिएगा, जब भी आपको पॉइंटिंग के बारे में सवाल पूछे तो पॉइंटिंग में याद रखिएगा रेफरेंस होता है, और याद रखिएगा ऑटो रिकंसिलेशन होता है। और नॉन पॉइंटिंग में याद रखिएगा कोई रेफरेंस नहीं होता, और साथ ही साथ मैनुअल होता है प्लस रिस्क अटैच होता है। इस लाइन में 2 से 3 एमसीक्यू निकल जाता है यहाँ से। तो लोग सोचते हैं कि रेफरेंस नंबर मतलब ज्यादा काम, नहीं, रियलिटी यही है कि रेफरेंस नंबर मतलब सिस्टम का काम, ह्यूमन का काम कम। रेफरेंस नंबर जब हम डाल देते हैं ना तो वो काम कंप्यूटराइज हो जाता है, सिस्टम का काम हो जाता है, अपना काम कम हो जाता है। इसलिए रिकंसाइल एंट्री हमारा जो पॉइंटिंग एरर होता है, पॉइंटिंग वाला जो केस है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने पॉइंटिंग अकाउंट की बात की। पॉइंटिंग अकाउंट बहुत ही बेहतरीन तरह का सिस्टम है। चलिए आगे बात करते हैं सिटी स्टार बैंक की। क्या करा है दोस्तों इस क्वेश्चन में? तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे बैंक तो 100% कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट कंट्रोल में नहीं है, बैंक कंप्यूटराइज हो गया है लेकिन हमारा मान लीजिए कि सस्पेंस अकाउंट कंट्रोल में नहीं है, तो फ्रॉड का गेट खुला होता है। उसी पे बेस सवाल है। सबसे पहले एक बेसिक क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सिटी स्टार प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फुल्ली कंप्यूटराइज ब्रांच है। लिखा है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फुल्ली कंप्यूटराइज ब्रांच है। अब लेकिन डिस्पाइट ऑटोमेशन, सस्पेंस एंड सन्ड्री डिपोजिट रिकंसिलेशन बहुत बड़ा हेडेक है। ठीक है, इसका इसको इसको रिकंसाइल करना, सस्पेंस अकाउंट को सन्ड्री डिपोजिट को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा हेडेक है। ठीक है, ऑडिट हुआ साउथ दिल्ली ब्रांच का क्वार्टर एंड 31 मार्च 2024 को। ऑडिट हुआ जी, इंटरनल ऑडिट हुआ था साउथ दिल्ली ब्रांच का। तो ऑडिट में क्या पता चला कि देखो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है 4.87 करोड़। कितना सस्पेंस अकाउंट में? जिसमें से लगभग 66% 3.21 करोड़ जो है वो 1 साल से ज्यादा पुराना है, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब ये बताइए 1 साल से ज्यादा पेंडिंग सस्पेंस एंट्री सेफ होती है? नहीं, सेफ तो नहीं होती। अब देखिए क्या है, कुछ ओल्ड ओल्ड एंट्री भी लिखा हुआ है कि जितने जितने पुराने एंट्री थे ना, वो डिविडेंड वारंट से रिलेटेड थे, क्योंकि कंपनी डिपॉजिट और ब्रांच पेमेंट मैच नहीं की। फिर कुछ फंड टेम्पोरली पार्क थे, फाइनल क्लासिफिकेशन पेंडिंग था, और 85 लाख का फ्रॉड केस था जो कि 2 साल पुराना था। आपको पता ही है कि फ्रॉड वाला केस भी सस्पेंस अकाउंट में ही रहता है। अब ब्रांच ने क्या, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि बिग कंट्रोल फेलियर ये हुआ है कि ब्रांच हैज नॉट प्रिपेयर्ड द क्वार्टरली एज वाइज आउटस्टैंडिंग एंट्री रिपोर्ट। मतलब एज वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ब्रांच ने बनाई ही नहीं, राइट ऑफ प्रोविजन डिसीजन नहीं लिया, नो डिसीजन ऑन राइट ऑफ और प्रोविजन फॉर दिस एंट्री। अब सन्ड्री डिपॉजिट क्या बोल रहा है? सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट एंट्री होती है। कितना है जी? 1.92 करोड़ का क्रेडिट एंट्री है, जो कि 6 महीना से ज्यादा से पेंडिंग है। तो क्रेडिट होने का मतलब क्या जीरो रिस्क होता है? नहीं, रिस्क अलग होता है, फ्रॉड रिस्क कम होता है, लायबिलिटी रिस्क ज्यादा। तो अब दोस्तों मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉन्ग पेंडिंग सस्पेंस अकाउंट एंट्री का मोस्ट क्रिटिकल रिस्क क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉन्ग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट? यानी आपके जो सस्पेंस अकाउंट में जो एंट्री है, इसका सबसे बड़ा क्रिटिकल रिस्क आइटम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इट इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी इन शॉर्ट टर्म। बी कर रहा है कि ऑटोमेटिकली, बी क्या कर रहा है दोस्तों ऑप्शन, कि सस्पेंस अकाउंट ये लिखा है कि इट कैन बी इजीली मिसयूज फॉर साइफोनिंग ऑफ फंड बाय पासिंग फ्रॉडलेंट डेबिट एंट्री। सी कर रहा है इट ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू सन्ड्री डिपॉजिट, यानी ऑटोमेटिकली सन्ड्री डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। और डी कर रहा है इट इंप्रूव द बैंक सीएआर बिकॉज इट इज सोल्ड अंडर अदर एसेट। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। ब्रांच का क्या फेलियर है? ओल्ड ओल्ड हमारा जो ओल्ड एंट्री है 1 साल से पुराना एंट्री है फॉर मोर देन 1 ईयर, और वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंटी कुछ फ्रॉड से रिलेटेड है। और फिर दोस्तों सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में 1.92 करोड़ है। तो अब दोस्तों ब्रांच ने बहुत सीरियस लैप्स किया है, राइट। सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट एंट्री होती है, 1.92 करोड़ पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन वाइज बात करें, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रॉफिट बढ़ाता है। अरे उल्टा होता है दोस्तों। आप सस्पेंस अकाउंट में पैसा रखने का सबसे क्रिटिकल एरिया यही होता है कि सबसे सस्पेंस अकाउंट में यदि पैसा है आपका, तो क्या होगा कि फेक प्रॉफिट दिखेगा आपको, प्लस एसेट ओवर स्टेटमेंट दिखेगा। समझे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। फिर ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, तो बी कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट का सबसे बड़ा रिस्क ये ही है कि इस अकाउंट का मिसयूज करके फ्रॉडलेंट डेबिट एंट्री पास की जा सकती है। मतलब साइफोनिंग ऑफ फंड जिसको बोलते हैं, मतलब आप मिसयूज करके ना फ्रॉडलेंट डेबिट एंट्री पास कर सकते हैं और पैसा साइफोन हो सकता है। समझे? और सी क्या कर रहा है? सी कर रहा है कि ऑटोमेटिकली सन्ड्री डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कोई आरबीआई का रूल ही नहीं है। और डी कर रहा है कि बैंक का सीआर बढ़ा रहा है। अरे सस्पेंस रिस्क वेट एसिड को बढ़ा रहा है, सस्पेंस जो है ना हमारा अकाउंट आरडब्ल्यूए बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सीआर बिगड़ता है, इंप्रूव नहीं होता है। आरडब्ल्यूए बढ़ेगा तो सीआर बिगड़ेगा ना जी, इंप्रूव कैसे होगा? तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सस्पेंस अकाउंट का सबसे बड़ा रिस्क यही है, इस अकाउंट का मिसयूज करके फ्रॉडलेंट डेबिट एंट्री पास की जा सकती है और पैसा साइफन हो सकता है। तो दोस्तों सस्पेंस अकाउंट अगर कंट्रोल में नहीं हुआ तो फ्रॉड कमिट करना इजीएस्ट टूल बन जाता है। इसीलिए सस्पेंस अकाउंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों कंट्रोल में नहीं हुआ
तो फ्रॉड करना आसान हो जाता है, राइट। इसीलिए आरबीआई और ऑडिटर बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस, रेगुलर रिव्यू, एज वाइज मॉनिटरिंग, क्विक क्लियरेंस, सब कुछ करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सस्पेंस क्या होता है, एक टेम्पोररी अकाउंट है प्लस हाई फ्रॉड रिस्क अकाउंट है। लॉन्ग पेंडिंग यदि है सस्पेंस अकाउंट में तो वो रेड फ्लैग होता है। दोस्तों लोग सोचते हैं कि सस्पेंस तो सिस्टम का अकाउंट है, कुछ नहीं होगा। रियलिटी यही है कि मैक्सिमम बैंक फ्रॉड के सस्पेंस से ही निकलता है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग एपेक्स बैंक की। आई होप इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो कर रहा है एपेक्स बैंक लिमिटेड के बारे में। क्या कर रहा है कि आरबीआई के साथ अकाउंट रिकंसाइल नहीं हुआ तो समझ लीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर की आंख सीधी ट्रेजरी पर होती है। तो ये क्वेश्चन थ्योरी नहीं है दोस्तों, रियल ऑडिट पॉइंट है। ये हम लोग का यूनिट नंबर 11 यहाँ से एंट्री होता है। सिनेरियो को सुनिए। एपेक्स बैंक एक लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहाँ देखिए लिखा है एपेक्स बैंक जो है एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। और पूरे इंडिया में सिर्फ 18 ब्रांच को आरबीआई के साथ अकाउंट मेंटेन करने का राइट है। ओनली 18 ब्रांच अक्रॉस इंडिया डेजिग्नेटेड टू मेंटेन अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई अकाउंट हर ब्रांच में मेंटेन करती है नहीं। आरबीआई अकाउंट का यूज क्या है दोस्तों? तो आरबीआई अकाउंट का यूज यही है कि सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, आरटीजीएस, करेंसी चेस्ट, राइट, एसजीएल, हाई रिस्क प्लस हाई वैल्यू अकाउंट। बिल्कुल सही। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ 31 मार्च 2024 को, ठीक है। ब्रांच है हमारा मुंबई फोर्ट ब्रांच है, राइट, डेजिग्नेटेड आरबीआई ब्रांच है। और ऑडिटर ने काफी सीरियस ऑब्जर्वेशन दिए। क्या ऑब्जर्वेशन निकला जी ऑडिट में? कि आरबीआई करंट अकाउंट में 18.4 करोड़ का कैश ट्रांजेक्शन 90 दिन से ज्यादा अनरिस्पॉन्डेड है। लिखा है ना, रिकंसिलेशन में यह पता चला कि आरबीआई का जो करंट अकाउंट है उसमें 18.4 करोड़ का बैलेंस है जो कि 90 दिन से ज्यादा अनरिस्पॉन्डेड है। बताइए, कैश ट्रांजेक्शन 90 दिन पेंडिंग रहना नॉर्मल है क्या? नहीं जी। 90 दिन से ज्यादा पेंडिंग है तो फिर वो रेड फ्लैग होता है। अच्छा, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दिखा कि जो हमारा बैंक बुक वर्सेस आरबीआई का जो सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट है, एसजीएल अकाउंट है, वो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से रिकंसाइल ही नहीं हुआ। अब देखिए, एसजीएल का मिसमैच होना एक बहुत ही बड़ा इशू है। यहाँ पे दो दो तरह के रिस्क है। एक तो हमारा मार्केट रिस्क है और एक हमारा और कौन सा रिस्क है जी? रेगुलेटरी रिस्क है। मार्केट प्लस रेगुलेटरी रिस्क है। और फिर लिखा है कि देखो, क्लियरिंग और कलेक्शन के लिए एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। लिखा है ना, इन द अकाउंट मेंटेन विद एचडीएफसी बैंक। तो अकाउंट जो है जो कि एचडीएफसी बैंक में मेंटेन किया है इन्होंने, राइट। तो क्लियरिंग और कलेक्शन के लिए एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि 42 लाख का जो इंटरेस्ट क्रेडिट है वो अभी तक अकाउंट ही नहीं किया है और आउटवर्ड क्लियरिंग चेक पेंडिंग है। तो इंटरेस्ट मिस होना रेवेन्यू इशू है। और फिर एक और चीज लिखा है कि जो रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू आइटम पेंडिंग है। चार्ज एंड कमीशन जैसे रेवेन्यू आइटम 1 साल से ज्यादा पेंडिंग है, राइट। फिर देखो, मेकर चेकर कंसेप्ट फॉलो हो रहा है लेकिन सिर्फ पेपर पे फॉलो हो रहा है। मतलब ये सब चीज नोटिस किया गया। अब सवाल पे आते हैं। सवाल ये कर रहा है कि आरबीआई के साथ बैंक अकाउंट का रिकंसिलिएशन करते वक्त कौन से आइटम को स्पेशल एंड कंटिन्यूअस अटेंशन चाहिए? विच आइटम रिक्वायर स्पेशल एंड कंटिन्यूअस अटेंशन while preparing the reconciliation statement of the bank account with आरबीआई? ऑप्शन ए कर रहा है ओनली क्रेडिट एंट्री रिलेटेड टू द कस्टमर डिपॉजिट, बी कर रहा है कैश ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू आइटम एंड ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सी कर रहा है ओनली डेबिट एंट्री, और डी कर रहा है ऑल द एंट्री रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। 5 ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया कि देखो, कैश ट्रांजेक्शन 90 दिन से ज्यादा पेंडिंग है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो एसजीएल अकाउंट है, जो हमारा सब्सिडी जनरल लेजर है, राइट, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से रिकंसाइल ही नहीं हुआ है, एसजीएल मिसमैच है। एचडीएफसी क्लियरिंग और कलेक्शन अकाउंट जो एचडीएफसी के साथ है, राइट, उसमें 42 लाख का इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट ही नहीं हुआ। आउटवर्ड क्लियरिंग चेक पेंडिंग है। फिर बैंक मेकर चेकर कंसेप्ट केवल पेपर पे कर रहे थे, रियली में नहीं कर रहे थे। और चार्ज एंड कमीशन जैसे रिवेन्यू 1 साल से ज्यादा पेंडिंग है। तो अब सवाल यही कर रहा है दोस्तों कि आरबीआई के साथ बैंक अकाउंट का रिकंसाइल करते वक्त कौन सा आइटम को स्पेशल एंड कंटिन्यूस अटेंशन चाहिए? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि केवल क्रेडिट एंट्री। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आरबीआई का अकाउंट होता है, यू नो इट वेरी वेल दैट आरबीआई अकाउंट इज द बैंक ऑन फंड। आरबीआई अकाउंट जो है ये बैंक का अपना फंड है ना।
बैंक का अपना फंड है, किसी कस्टमर का डिपॉजिट नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि केवल क्रेडिट एंट्री ऑफ द कस्टमर डिपॉजिट। अरे कस्टमर डिपॉजिट थोड़ी है, ये तो आरबीआई अकाउंट है, अपना फंड है। फिर बी कह रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन रिमेनिंग अनरिस्पॉन्डेड। हाँ दोस्तों, जो भी कैश ट्रांजेक्शन पेंडिंग है 90 दिन का, ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, इसको तो करो ही करो, पहले कंटिन्यूस अटेंशन चाहिए। उसके अलावा कुछ रेवेन्यू आइटम है जिसको राइट ऑफ करना है, एडजस्टमेंट करना है, वो करो। और कुछ ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज हैं, उनको उनको हटाओ। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसको स्पेशल अटेंशन चाहिए। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन सी कर रहा है कि ओनली आरटीजीएस आउटवार्ड डेबिट एंट्री, ये स्कोप बिल्कुल ही नैरो है, ऑडिटर सिर्फ आरटीजीएस नहीं देखते। और डी कर रहा है ऑल एंट्री रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों आरबीआई रिकंसिलेशन जो है फॉरेक्स तक सीमित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आरबीआई का जो रिकंसिलेशन होता है, इसमें तीन चीजों को पे आंख कभी नहीं हटनी चाहिए, हमेशा आंख रखनी चाहिए तीन चीजों पे। पहला क्या, कैश ट्रांजेक्शन। कोई मान लीजिए कैश ट्रांजेक्शन अभी भी अनरिस्पॉन्डेड है, पहले तो इसको मॉनिटर करना ही करना है। फिर दूसरा क्या देखना है, कोई मान लो रिवेन्यू आइटम पेंडिंग है, मान लो जो कोई चार्जेस है वो अभी तक पेमेंट नहीं किया, जैसे एचडीएफसी के साथ वही हुआ ना। एचडीएफसी बैंक का क्लियरिंग कलेक्शन के लिए मेंटेन किया था अकाउंट, उसमें 42 लाख का इंटरेस्ट जो है अकाउंट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये या देखिए जो रेवेन्यू नेचर का जो आइटम है, चार्ज एंड कमीशन, ये दूसरा होना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों ओल्ड आउटस्टैंडिंग ओल्ड आउटस्टैंडिंग रिकनसाइलिंग आइटम। तो इस टेंशन में डिले यदि करेंगे ना, इन तीनों में यदि डिले करेंगे तो फ्रॉड आने का चांस है, प्रॉफिट एंड लॉस मिसमैनेज हो जाएगा, ऑडिट क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं दोस्तों, एज भी मैटर करता है, कितना पुराना है आपका, फिर नेचर भी मैटर मैटर करता है। ठीक है, और फिर आपका इम्पैक्ट भी मैटर करता है, तीनों मैटर करते हैं। तो दोस्तों इसका एक मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको आरबीआई रिकंसिलेशन से रिलेटेड सवाल आए कि बैंक आरबीआई के साथ एक बैंक अकाउंट मेंटेन की है, ब्रांच मेंटेन किया, तो आरबीआई रिकंसिलेशन का जब भी सवाल आए इसको रिकॉल कर लीजिएगा, कैश प्लस रिवेन्यू प्लस ओल्ड आइटम, और ऑडिट ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट बी है। अगला सवाल इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दोस्तों। क्या कर रहा है कि दोस्तों आरबीआई अकाउंट और अदर बैंक अकाउंट रिकंसिलेशन में सबसे कॉमन गलती यही होती है कि ऑडिटर को क्लियरिंग से ज्यादा रेवेन्यू मिस होना चुभता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई के अलावा किसी और कमर्शियल बैंक के अकाउंट की। पहले केस में हमने बैंक जो था, जो हमारा क्या नाम था बैंक का, एक बार मैं बैंक का नाम बताता हूँ, हाँ एपेक्स बैंक। तो पहले केस में एपेक्स बैंक जो था वो आरबीआई के साथ अकाउंट मेंटेन किया हुआ था। अब वही बैंक जो है अकाउंट मेंटेन किया है दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ। तो सवाल यहाँ ये कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा चेक सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडिट और अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो ऑडिटर एक सिंपल सवाल पूछता है कि क्या कोई इनकम या एक्सपेंस मिस तो नहीं है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑल द चेक सेंड फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिटेड ऑन द सेम डे। बी कह रहा है कि इंश्योरिंग दैट नो डेबिट फॉर द बैंक चार्जेस और क्रेडिट फॉर द इंटरेस्ट इज लेफ्ट आउटस्टैंडिंग। सी कह रहा है इंश्योरिंग दैट ऑल द इनवार्ड क्लियरिंग चेक आर अकाउंटेड आफ्टर 3 days। और डी कह रहा है इंश्योरिंग द अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। अब बताइए दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि यहाँ बातें हो रही हैं आरबीआई के अलावा किसी और कमर्शियल बैंक के अकाउंट की। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, कोई क्लियरिंग एंड कलेक्शन अकाउंट है, कोई क्लियरिंग अकाउंट है, या कोई मान लीजिए कलेक्शन अकाउंट है। ठीक है, या मान लीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट है किसी बैंक के साथ, ये इंटर ब्रांच अकाउंट की बात हो रही है। या मान लीजिए कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट है, ये भी पॉसिबल है। तो ये अकाउंट बैंक के डेली ऑपरेशन से लिंक्ड होते हैं, एग्जैक्टली ये सब लिंक होते हैं डेली ऑपरेशन से, राइट। ऑडिटर का दिमाग कैसे सोचता है, ऑडिटर एक सिंपल सवाल पूछता है कि क्या कोई इनकम या एक्सपेंस मिस तो नहीं हो रहा। तो ऑडिटर का सबसे बड़ा फोकस प्रॉफिट होता है या टाइमिंग होता है जी, बोलिए ना। ऑडिटर का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है, व्हाट इज द बिगेस्ट फोकस ऑफ ऑडिटर। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूं कि प्रॉफिट होता है, ऑप्शन नंबर मैं बी बोल रहा हूं कि टाइमिंग होता है। तो सही जवाब है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, यही ऑडिटर का सबसे बड़ा फोकस होता है। तो जब रिकंसाइल किया जा रहा था बैंक के अकाउंट को दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ, तो सबसे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडिट और अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से, ऑल द चेक क्लियर ऑन द सेम डे, नहीं। क्लियरिंग सिस्टम में डिले नॉर्मल होता है, ऑडिटर इस पे हंगामा नहीं करता, तो ये नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, बी कर रहा है दोस्तों कि
ये ensuring no debit for bank charges or credit for interest is left outstanding। हाँ ये सही है। एंश्योर करो कि बैंक चार्जेस का डेबिट पेंडिंग ना रहे, इंटरेस्ट क्रेडिट मिस ना हो, सारे रेवेन्यू आइटम प्रॉपरली बुक्ड हो। यस। ऑप्शन बी दोस्तों, ये इंश्योर करना होता है कि बैंक चार्जेस का डेबिट पेंडिंग ना रहे, इंटरेस्ट क्रेडिट मिस ना हो, सारे रेवेन्यू आइटम प्रॉपरली बुक्ड हो। बी नंबर करेक्ट है। सी कर रहा है ensuring that all the inward clearing check are accounted only after 3 days। तो इनवार्ड क्लियरिंग चेक 3 दिन बाद अकाउंट करो, ये गलत है। ये तो ऑपरेशनल रूल हो सकता है, ऑडिट कंट्रोल नहीं है। और डी कर रहा है ensuring the account always show a credit balance at the end of the month। देखिए डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट, टाइमिंग डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो डेबिट बैलेंस कोई ऑडिट इशू नहीं होता। तो ऑडिटर का फेवरेट यही है, ऑप्शन नंबर बी। एंश्योर करो कि बैंक चार्जेस का डेबिट पेंडिंग ना रहे, इंटरेस्ट क्रेडिट मिस ना हो, और सारे रेवेन्यू आइटम प्रॉपरली बुक्ड रहे। दूसरी बैंक अक्सर अक्सर क्या करती है कि इंटरेस्ट नेट क्रेडिट कर देती है, चार्जेस डायरेक्टली डेबिट कर देती है। अगर हम रिकॉन्साइल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनकम मिस होगा या ऑब्वियसली मिस होगा। तो अकाउंट विथ अदर बैंक रिकॉन्साइल करते वक्त रेवेन्यू लीकेज सबसे बड़ा रिस्क होता है। कौन सा लीकेज जी? रेवेन्यू लीकेज। इसीलिए ऑडिटर बोलता है कि चार्जेस और इंटरेस्ट कभी आउटस्टैंडिंग मत रहने दो। तो प्लीज याद रखिएगा, अदर बैंक रिकंसिलेशन, तो अदर बैंक का रिकंसिलेशन में हमने क्या देखा, इसमें चार्जेस इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें रिवेन्यू भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉफिट डिस्टॉर्शन को मिस करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत प्रीमियम बैंक, इसको शॉर्ट में बोल रहा है बीबीपी। सवाल क्या कर रहा है दोस्तों कि भारत प्रीमियर बैंक, अ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, फेसेस सीवियर क्रिटिसिज्म फ्रॉम आरबीआई। इन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया, कहां से? आरबीआई से। राइट। क्यों? अपना जो 2023 का एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन हुआ ना, उस कारण से इन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया। आइए देखते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म है। तो यह केस है भारत प्रीमियर बैंक का, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आरबीआई ने क्रिटिसिज्म क्यों किया? क्योंकि इंटरनल ऑडिट की इंडिपेंडेंस वीक थी। ठीक है, जो इन्होंने इंटरनल ऑडिट किया ना, उसमें इंडिपेंडेंस काफी वीक थी। तो एक वर्ड में बताइए कि प्रॉब्लम का रूट क्या है, इंडिपेंडेंस या प्रॉफिट? देखिए इंटरनल ऑडिट का यहाँ पे क्या लिखा है कि द रेगुलेटर इज ऑब्जर्व सीरियस लैप्सेस इन द इंडिपेंडेंस, स्टैट्यूट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये सवाल है इंटरनल ऑडिट का क्या फंक्शन है वो चेक कर रहा है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब देखिए यहाँ बीईपी ने क्या ब्लंडर किया कि जो एचआईए रिपोर्ट कर रहा था डिप्टी एमडी को, जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर था, वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा था। फिर लिखा है कि उसी से बिजनेस टारगेट मिल रहे थे, और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ही उसको बिजनेस टारगेट दे रहा था। ठीक है, फिर फिर लिखा है कि एचआईए के पास 18 महीना का टेनर था इन द रोल एंड वाज ड्यू फॉर रोटेशन बैक टू द बिजनेस ब्रांच। बहुत सारे इंटरनल ऑडिटर के पास स्किल ही नहीं था, और बोर्ड ने कोई मिनिमम टेनर ही नहीं डाला था स्टाफ इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो अब सवाल है कि एज पर द आरबीआई गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग लाइन ऑफ एचआईए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब आप सोचिए कि सबसे बड़ा ब्लंडर यही हो रहा था कि एचआईए रिपोर्ट कर रहा था किसको जी? डिप्टी एमडी को। मतलब उसी से बिजनेस टारगेट मिल रहे थे, मतलब जो ऑडिट करेगा वही बिजनेस चेज करेगा। एचआईए का काम है ऑडिट करना, अब जो ऑडिट करेगा वही बिजनेस चेज करेगा। आप खुद बताइए, ऑडिट ऑब्जेक्टिव रहेगा या बाइस्ड हो जाएगा? ऑब्वियसली बाइस्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ये कहता है कि देखो एचआईए जो है एमडी सीईओ को रिपोर्ट करे और बिजनेस टारगेट भी मिले। ऑप्शन बी कह रहा है कि देखो एचआईए जो है ऑडिट कमिटी और बोर्ड को रिपोर्ट करे, और इनकेस एचआईए एमडी सीईओ को रिपोर्ट करता है तो एसीबी जो है एचआईए को क्वार्टरली मीट करे। ऑप्शन सी कह रहा है कि एचआईए रिपोर्ट करे सीआरओ को। सुनने में लॉजिकल लगता है, सीआरओ समझते हैं चीफ रिस्क ऑफिसर को। और लास्ट कर रहा है कि एचआईए जो है वो रिटेल बैंकिंग हेड को रिपोर्ट करे। अब बताइए, पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है कि एचआईए एमडी सीईओ को रिपोर्ट करे और बिजनेस टारगेट भी मिले। एक सिंपल सवाल, बिजनेस टारगेट और ऑडिट दोनों एक साथ चल सकते हैं क्या?
आपको मान लीजिए बिजनेस टारगेट भी मिल रहा है और एक तरफ आपका ऑडिट है, क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? तो जवाब है नहीं चल सकते, इसलिए ऑप्शन ए तो आउट हो गया। ठीक है, बी को देखें, पहले सी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि एचआईए शुड रिपोर्ट टू द सीआरओ। सीआरओ होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। सुनने में थोड़ा लॉजिकल लगता है, पर आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि देखो, तुम इंटरनल ऑडिट को रिस्क मैनेजमेंट से मत जोड़ो, समझे? इंटरनल ऑडिट का को रिस्क, उसको ये मत बोलो कि तुम रिस्क मैनेज करो, उसको रिस्क मैनेजमेंट से मत जोड़ो। ठीक है, तो रिस्क एक लाइन है, ऑडिट उससे उसके भी ऊपर एक, उसके ऊपर भी एक लाइन चेक करती है। ठीक है, तो इसे हमारा सी भी गलत है। और डी कह रहा है कि रिटेल बैंकिंग हेड को रिपोर्ट करे, ये तो ऑडिट का मौत है। बिजनेस हेड के अंदर ऑडिट इंडिपेंडेंस जीरो है ना जी, ऑडिट इंडिपेंडेंस है। तो अब दोस्तों बी करेक्ट है। बी बोल रहा है कि एचआईए डायरेक्टली रिपोर्ट करे एसीबी को, और अगर एमडी सीईओ डब्ल्यूटीडी को रिपोर्ट करता भी है तो एक कंडीशन है। तो आरबीआई का गोल्डन रूल यही कहता है कि देखो, एसीबी जो है ना, एचआईए को मीट करेगा एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, को एक बार कम से कम क्वार्टर में जो है एचआईए रिपोर्ट करेगा ही करेगा ईसीबी को। ठीक है, और विदाउट सीनियर मैनेजमेंट। और ये मीटिंग किसके बिना न होगी? तो ये मीटिंग किसके बिना होगी जी? इसकी मीटिंग होगी सीनियर मैनेजमेंट के बिना। कोई सीनियर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए बीच में, देयर शुड बी नो सीनियर मैनेजमेंट। तो एचआईए जो है एसीबी को रिपोर्ट करेगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सीनियर मैनेजमेंट। तो दोस्तों आरबीआई क्यों इस स्ट्रक्चर को प्रीफर करता है? आरबीआई का स्ट्रक्चर यही है कि दोस्तों देखो, रिपोर्ट करो किसको? एचआईए रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को। रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू करेगा एसीबी। और एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट करेगा बोर्ड। यानी रिव्यू करने के बाद जो भी हमारा डिसीजन आया उसको बोर्ड एक्सेप्ट करेगा। इससे क्या होता है कि ऑडिट फियरलेस होता है। ऑडिट जो है वो क्या होता है? फियरलेस होता है, राइट? बिजनेस प्रेशर नहीं होता, आरबीआई सेटिस्फाई होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेपर में यह वर्ड घूम फिर के आएंगे, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन, ग्राउंड रियलिटी, पर आप याद रखिएगा इंटरनल ऑडिट का एक ही वर्ड है, इंडिपेंडेंस। जो हमारा इंटरनल ऑडिट है ना, उसके लिए एक ही वर्ड है, इंडिपेंडेंस। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि एचआईए का बेस्ट रिपोर्टिंग लाइन यही है कि ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, और एमडी सीईओ को रिपोर्ट करे तो एसीबी क्वार्टरली मीटिंग कंपलसरी है बिना सीनियर मैनेजमेंट का। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी सॉरी। अब चूंकि एचआईए की हमने बात की ही है तो एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि आरबीआई बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द आरबीआई एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस, स्टाफ रोटेशन एंड टेनर ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यानी दोस्तों स्टाफ रोटेशन, टेनर और कॉम्पिटेंस के रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है, राइट, ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो तीन चीजें हैं, कॉम्पिटेंसी, स्टाफ रोटेशन और टेनर। मतलब एक आध लाइन का क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क टेस्ट कर रहा है। सिंपल भाषा में समझिए, एक अच्छा इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, एक हमारा यदि अच्छा आईए सिस्टम होगा, मतलब एक अच्छा हमारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम यदि होगा, ठीक है, तो उसका मतलब कि हमारे पास जो लोग हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। उसके बाद सेम पर्सन ज्यादा टाइम तक गलत जगह ना रहे, और ऑडिट हेड बार बार ना बदले। तो अगर ऑडिट टीम वीक होगी ना तो आरबीआई खुश होगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि एचआईए जो है 2 साल के लिए आएगा, स्टाफ रोटेशन एवरी ईयर मैंडेटरी है, और प्रेफरेंस फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट ओनली। एक लॉजिकल सवाल, क्या आरबीआई सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट को ही अलाउ करेगा? नहीं। ठीक है, एचआईए टेनर 2 साल का है, सही बात है, लेकिन स्टाफ रोटेशन, क्या स्टाफ मैंडेटरी रोटेशन कंटिन्यूटी? अब स्टाफ को हर एक साल रोटेट कीजिएगा तो कंटिन्यूटी तो जीरो हो जाएगी ना, इसलिए ऑप्शन ये तो गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एचआईए को 1 साल के लिए ट्रेनर के अडॉप्ट करो, स्टॉप रोटेशन चाहिए ही नहीं, और डोमेन नॉलेज नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन सुनते ही अलार्म बजना चाहिए कि आरबीआई कभी बोलेगा कि ऑडिट नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये तो गलत है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि वनली कैरियर इंटरनल ऑडिटर, नो रोटेशन, नो कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट। तो आरबीआई का फेवरेट वर्ड क्या है? रोबस्ट गवर्नेंस। फेवरेट वर्ड है रोबस्ट गवर्नेंस, राइट। तो और ये ऑप्शन गवर्नेंस को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऑप्शन ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो देखिए, आरबीआई क्लियरली बोलता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है, इनके पास बैंकिंग ऑपरेशन का नॉलेज हो, अकाउंट